जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशीष आज आपके लिए लेके आया हूँ मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर नंबर 3 से कुछ महत्वपूर्ण सवाल। चैप्टर का नाम है आप लोगों का मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। उम्मीद है यहाँ से कुछ अच्छे सवाल आपको जानने को मिलेंगे। इन्हीं सवालों के साथ साथ हम इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज का पहला सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय रफनेस। रफनेस से आप क्या समझते हैं? ठीक, हिंदी में रफनेस को बोलते हैं रुक्षता। ठीक, सरफेस तब सतह, रुक्षता। रुक्षता कठिन वर्ड है तो उससे अच्छा रफनेस ही याद रखिए। तो रफनेस से आप क्या समझते हैं? ठीक, देखिए रफनेस जो है ना, तो समझने से पहले आप इतना समझिए कि सरफेस रफनेस या सरफेस फिनिश क्यों ज़रूरी है, सरफेस रफनेस को क्यों कम करना है। ठीक, देखिए किसी भी टूल की जो लाइफ है ना, उसका सरफेस फिनिश से सीधा सीधा रिलेशन है। जिस सरफेस की या जिस भी मशीनिंग कंपोनेंट की सरफेस फिनिश जितनी अच्छी होगी, उसकी लाइफ उतनी अच्छी होगी, वो उतना ही कम वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, कंपन करेगी। वो उतना ही कम नॉइज प्रोड्यूस करेगी, नॉइज मतलब शोर कम करेगी। ठीक, फैटिक रेजिस्टेंस एक चीज़ होती है, वो उतना ही कम लगेगा। ठीक, तो और ओरिजिन रेजिस्टेंस भी कम होगा, टूल की लाइफ भी बढ़ेगी। इसलिए सरफेस फिनिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अब इस सरफेस फिनिश को मेजर कैसे करते हैं? मेजर करते हैं सरफेस रफनेस के टर्म में। ठीक, सरफेस कितनी अच्छी फिनिश हुई है ये कौन बताएगा? ये सरफेस की रफनेस बताएगी। इस सरफेस की रफनेस को हम लोग कैसे देखते हैं? सरफेस की रफनेस को देखते हैं ऑप्शन बी। क्या है? माइन्यूट सक्सेशन ऑफ वैली एंड हिल्स ऑफ डिफरेंट हाइट ऑफ वराइटीज। अब आप ये समझेंगे वैली एंड हिल्स क्या होते हैं। ठीक, देखिए जैसे ये कोई एक सरफेस है। ठीक, ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट तो दिखेगी नहीं। ये सरफेस को आप अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो ये सरफेस ऐसे ऐसे दिखेगी। ठीक, कुछ इस टाइप से। इस टाइप में जो ये वाली हाइट है ना, तो बोलते हैं हम लोग सरफेस का हिल। ठीक, ये हो गया हिल, और ये वाला जो हाइट है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, ये इसको बोलते हैं वैली। ये हाईएस्ट हिल है, ये हाईएस्ट वैली है। इनके बीच की जो डिफरेंस होगा ना, वो जितना कम, सरफेस फिनिश उतनी ही अच्छी। जितना ज़्यादा सरफेस फिनिश उतनी ही खराब। सरफेस रफनेस को आप कैसे नापेंगे? इनकी वेरिड हाइट स्पेसिंग से। जिसमें ज़्यादा हाइट में स्पेसिंग होगी वो उतनी ही खराब, और जिसमें कम होगी वो उतनी ही अच्छी। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सही है बी। ठीक है, माइन्यूट सक्सेशन ऑफ वैली एंड हिल्स ऑफ डिफरेंट हाइट एंड वेरिड स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव सरफेस एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए अब सरफेस फिनिश को करने के लिए इंडियन कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। उन्होंने कुछ चीज़ों को, कुछ टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करके रखा हुआ है। उसी तरीके से आप सरफेस रफनेस को बात कर सकते हैं। ये जो आपका ये स्टैंडर्ड है ना सरफेस का, स्टैंडर्ड कौन सा है? ये स्टैंडर्ड है आपका, ये क्या बोलते हैं इस स्टैंडर्ड को? 696 और 1972। क्या है? स्टैंडर्ड 696 एस। तो ये स्टैंडर्ड है सरफेस रफनेस को मेजर करने का। ठीक, सरफेस रफनेस से, और इस स्टैंडर्ड पे क्या है, कुछ प्रॉपर डिफिनेशन लिखी हुई है। ठीक, ऐसी डिफिनेशन कि रियल सरफेस क्या होती है, इफेक्टिव सरफेस क्या होती है, ज्योमेट्रिकल सरफेस क्या होती है, सरफेस रफनेस क्या होता है, प्राइमरी टेक्सचर, सेकेंडरी टेक्सचर, टर्सरी टेक्सचर और क्वार्टरी टेक्सचर क्या होता है। ठीक, आपको
दिख जाएंगे। लेज क्या होते हैं, फ्लॉज क्या होते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी है, तो इसी तरीके से याद करना है। हिंदी में अब क्या बोलते हैं, रियल सरफेस को वास्तविक सरफेस बोलते हैं, इफेक्टिव सरफेस को प्रभावी सरफेस बोलते हैं, ठीक। जियोमेट्रिकल सरफेस को ज्यामितीय सरफेस बोलते हैं। जैसा भी आप चाहो वैसी सरफेस को तरीके से बोल लेते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडियन के हिसाब से इफेक्टिव सरफेस को कैसे डिफाइन करते हैं। इफेक्टिव सरफेस क्या होगी, इफेक्टिव सरफेस होगी है जो रियल सरफेस का क्लोज से क्लोज रिप्रेजेंटेशन हो, बिल्कुल रियल सरफेस जैसी ही सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव सरफेस। तो वो ऑप्शन डी, क्लोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल सरफेस इज नोन एज इफेक्टिव सरफेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तरीके से एक रियल सरफेस होती है, ठीक, और ज्योमेट्रिकल सरफेस होती है, उसको भी देखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज फर्स्ट ऑर्डर सरफेस इरेगुलरिटीज। फर्स्ट ऑर्डर सरफेस इरेगुलरिटी क्या होती है, ठीक। देखो इरेगुलरिटीज क्या होती हैं, पहले ये जानो, ठीक। इरेगुलरिटीज बोलते हैं अनियमितताएं, सरफेस के अंदर अनियमितताएं 4 टाइप की होती हैं, ठीक। तो बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज, सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज और थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटीज। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक, इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर और फिर फोर्थ ऑर्डर। ये अलग अलग से होती हैं। तो हम कहा कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे, फर्स्ट ऑर्डर सरफेस इरेगुलरिटीज कौन सी होती है। देखो जो फर्स्ट ऑर्डर होती है ना, वो मशीनिंग करते समय जब चिप हटाने से जो इरेगुलरिटी हो जाए, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज या अनियमितताएं, ठीक। और सेकेंड ऑर्डर कौन सी होंगी, जो वाइब्रेशन की वजह से हो जाए। थर्ड ऑर्डर कौन सी होंगी, थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटीज कौन सी होंगी, जो क्या हो जाए, जो प्रोसेस हो ना, प्रोसेस की वजह से अगर कोई इरेगुलरिटी जनरेट हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटीज। और फोर्थ ऑर्डर इरेगुलरिटीज क्या होती हैं कि जब मशीनिंग करते हुए या चिप वगैरह हटाते हुए मेटल जो ना हो आपका वो टूट जाए, उससे जो इरेगुलरिटीज उत्पन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर इरेगुलरिटीज। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर सरफेस इरेगुलरिटीज। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, देखो लैक ऑफ रिजिडिटी का मतलब है टूट जाएगी, फीड और स्पीड का मतलब क्या है, जब आप मशीनिंग कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, उसकी वजह से वाइब्रेशन हमने बताया सेकेंड ऑर्डर है, तो क्या बचता है, लैक ऑफ स्ट्रेटनेस, ऑप्शन ए, ठीक। तो इस जवाब सवाल का जवाब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सरफेस इरेगुलरिटीज कौन सी है, लैक ऑफ स्ट्रेटनेस। लैक ऑफ स्ट्रेटनेस इज अ फर्स्ट ऑर्डर सरफेस इरेगुलरिटीज। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक। क्या करते हैं ना कि देखो 2 टर्म यूज करते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं हम लोग ले और एक को बोलते हैं हम लोग फ्लॉ, LAY ले और FLAW फ्लॉ। हिंदी में ले और फ्लॉ ही बोलते हैं, ठीक। तो हिंदी अंग्रेजी में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ले और फ्लॉ। अब ले क्या होता है और फ्लॉ क्या होता है, इसी के हिसाब से हम लोग सरफेस रफनेस को मेजर करते हैं, ठीक। देखो जो लेज होते हैं ना, ले LAY लेज, लेज वाला चिप्स खाया कभी, उस चिप्स पे देखो एकदम सीधी सीधी लाइन बनी होती है, ठीक। देखना कभी लेज वाला, कभी चिप्स लेना और पूरा एक चिप्स लेना, उस पर देखना एकदम जो लाइन होंगी ना, जो चिप्स होगी, उस चिप्स पे जो सरफेस होगी ना उसकी, उसके ऊपर बढ़िया डिजाइन बना होगा एक जैसा ही, ठीक। तो अगर रेगुलर टाइप का शेप मिले किसी सरफेस के ऊपर तो उसको बोलते हैं हम लोग लेज। और सरफेस पे कहीं कहीं पे कुछ अचानक चेंजेस आ जाएं, ठीक, एकदम एक लाइन गई हुई है ऐसी, मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, उसके साथ में एक वर्टिकल या एक किसी इंक्लाइन एंगल पे निकल गई, इस टाइप के जो चीज़ें होती हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉज, जो अचानक आती हैं सरफेस रफनेस में, ठीक। तो उनको बोलते हैं फ्लॉज। जैसे स्केच आ गया कोई,
ठीक, क्रैक आ गया कोई, ये सब है फ्लॉज के एग्जाम्पल। ठीक, और लेज क्या होती है, वो एकदम सीधी सीधी लाइन होती है। अब इस लाइन के, ठीक, क्या होगा, परपेंडिकुलर मेजर करेंगे हम लोग क्या, सरफेस को की रफनेस को। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, सरफेस को क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट इन द परपेंडिकुलर टू द ले इज द राइट आंसर। ठीक, लेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग सरफेस रफनेस का मेजरमेंट करते हैं। हमने आपको क्या बताया, दो चीजें होंगी, क्या होंगी, ले और फ्लॉ। ठीक, एक ले होगा एक फ्लॉ होगा, ये क्या होगा, रेगुलर होगा और ये होगा इरेगुलर। ठीक, ये कभी कभी आएगा। ठीक, रेगुलर मतलब सरफेस एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे लाइन बनी हुई है, आप लेज का उठा के देखिएगा चिप्स, बिल्कुल ऐसे ऐसे लाइन बनी होंगी। और फ्लॉ क्या होगा, इन्हीं लाइन के बीच में एकदम बीच में सब कुछ गायब रहे, क्रैक पड़ जाए, उसको हम लोग फ्लॉ बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द वैली इन एनी इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस में वैली का क्या फायदा है। ठीक, ये वैली का क्या फायदा है, यहाँ से हमने ये सरफेस बनाई, सरफेस में इस टाइप से हमने वैलीज बनाई। ठीक, इसको हिल्स बोलते हैं, इनको वैलीज बोलते हैं। अब ये सरफेस सोचे बिल्कुल अगर एकदम ऐसी होती, ठीक, और इस सरफेस के ऊपर आपको कोई लुब्रिकेंट डालना होता। ठीक, सरफेस पे हीटिंग, कोई मशीन कंपोनेंट होगा तो हीट तो हो रहा होगा ना, कहीं ना कहीं वर्किंग कंडीशन में होगा, वर्किंग कंडीशन में होगा तो कहीं ना कहीं हीट हो रहा होगा। अब अगर इस सरफेस के ऊपर कोई वैली नहीं है और इस पर लुब्रिकेंट डाला, तो क्या लुब्रिकेंट कहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, एकदम सीधे नीचे। तो वैलीज क्या करती हैं, लुब्रिकेंट को अपने अंदर थोड़ा थोड़ा फंसा के रखती हैं। तो सरफेस के ऊपर लुब्रिकेंट को रिटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वैलीज की। ऑप्शन क्या है इसका, राइट ऑप्शन बी, रिटेन फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। कभी कभी जो चीज़ आप नहीं कर पाते ना, उसका भी फायदा होता है। आप एकदम स्मूथ सरफेस नहीं बना पाएंगे जिंदगी में कभी, ठीक, नहीं बना पाएंगे, तो उसका फायदा क्या है, आप चाहे जितनी स्मूथ सरफेस बनाएं, उसमें किसी भी लुब्रिकेंट को रिटेन करने की प्रॉपर्टी जो होगी ना, वो इनहेरेंट रहेगी, आपको कुछ करना नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप इतनी अच्छी सरफेस बना ही नहीं सकते जिसमें कोई वैली और कोई हिल्स ना हो। हर सरफेस को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको वैली एंड हिल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा भी हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, द हिल्स इज एनी irregular surface helps in reducing metal to metal contact and valley are useful to retain the film of lubricating oil in the surface, otherwise it will be difficult to maintain lubricating oil film in the surface। सरफेस पे ऑयल फिल्म को मेंटेन करना बड़ा कठिन काम हो जाए अदरवाइज। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आप लोगों को तब तक क्या करते रहना है, लाइक और सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज। फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज के लिए इसमें क्या ट्रू नहीं है। ठीक, देखो, फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज हमने क्या बताया था, इसलिए आती हैं फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज। फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज जो आएंगी ना, वो कब आएंगी, जब आप क्या कर रहे होगे, चिप हटाने से अगर कुछ हो रहा हो। ठीक, अब चिप कहाँ से लेंगे, मशीन टूल से, तो ये तो सही है। क्या पूछा, नॉट ट्रू। ठीक, मटेरियल के वेट से भी हो सकती है, चिप हटाते वक्त वेट में कुछ हो जाए, काहे से नहीं होगी, वाइब्रेशन से जो होगी उसको हम लोग क्या बोले थे, सेकेंड ऑर्डर। ये कहाँ से है, सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज। तो बस यही आपका राइट आंसर है, ये भी होगी। ठीक, राइट आंसर क्या हो गया, सी,
क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेशन की वजह से इरेगुलरिटीज होंगी वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगी, कौन सा ऑर्डर होगी? सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज होंगी। ठीक है, तो आंसर है इसका सी, राइज ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के द्वारा जो, ठीक, वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं? कंपन। कंपन के द्वारा जो अनियमितताएं किसी सरफेस में, ठीक, सरफेस को क्या बोलते हैं? सतह। किसी सतह पे होंगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो, उसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक श्रेणी के अनियमितताएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ग्रुप डज वेवीनेस इन सरफेस फॉल्स? ठीक, देखो वर्ड कौन सा यूज किया इसने? वेवीनेस। अब वेवीनेस क्या होता है? दो चीजें, रफनेस और वेवीनेस को आपको जानना है। ठीक, सरफेस रफनेस और सरफेस वेवीनेस। देखिए, कोई सरफेस है, जैसे ये पूरी की पूरी सरफेस है और इसको हम माइक्रोस्कोप से देखने जा रहे हैं, जा रहे हैं। माइक्रोस्कोप से हमने देखा इस सरफेस को, ये हमको दिखा, में ये हिल्स हैं, ये वैलीज हैं। ठीक, ये वैलीज हैं, ये हिल्स हैं। अब अगर सिर्फ इतनी छोटी एरिया लगा के देख रहे हैं, ठीक, तो हम लोग बोलेंगे रफनेस। ठीक, क्या बोलेंगे? रफनेस। अगर इन छोटी चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं, ये एक बड़ी हो गई, फिर ये बड़ी हो गई, फिर ये बड़ी हो गई, क्या हम किस किस को देखे? हमने इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा। मतलब हमारी सरफेस कैसी दिख रही? ऐसे 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 ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं वेवीनेस। जो वेव बना दे ना, वो हो गया वेवीनेस। ठीक, तो सरफेस रफनेस में जो तरंग दैर्ध्य होगी फ्रीक्वेंसी की, वो क्या होगी? छोटी होगी। ठीक, और इसमें क्या होगी? बड़ी तरंग दैर्ध्य होगी। अब ये किसकी वजह से जनरेट होंगी? ठीक, ये वेवीनेस किसकी वजह से? अगर आप मशीनिंग कर रहे हो और टूल में क्या हो जा रहा है? वाइब्रेशन हो जा रहा है। ठीक, तो ये ज़्यादा बड़ा बड़ा बनने लगेगा ना। ठीक, तो वेवीनेस किस में होगी? वेवीनेस किसकी वजह से हो रही है? हमने क्या बताया? वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन किस ऑर्डर का था? सेकेंडरी टेक्सचर था। ठीक, तो इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर का टेक्सचर बोलते हैं, इसको, वेवीनेस को। रफनेस किसी होगी? रफनेस किसी भी वजह से हो सकती है। ठीक, और वेवीनेस वाइब्रेशन की वजह से जनरली होती है, इसलिए उसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर का टेक्सचर बोलते हैं। प्राइमरी ऑर्डर टेक्सचर में क्या होगा? रंग दैर्ध्य जो होगी ना, वो छोटी होगी। ठीक, वेव की लंबाई क्या होगी? वो छोटी होगी। लेकिन सेकेंडरी टेक्सचर में क्या होगी? वेव की लंबाई जो होगी वो बड़ी होगी। किसकी वजह से हो सकती है? वाइब्रेशन की वजह से। क्या हुआ ना, देखो हमने पहले 4 सीरीज में जो इरेगुलरिटीज थी ना, उनको 4 तरीके से डिवाइड किया था। ठीक, ये हम आपको बताते हैं। इरेगुलरिटीज को हमने 4 तरीके से डिवाइड किया था। इरेगुलरिटीज, अनियमितताएं जिनको बोलते हैं ना, हाँ, या अनियमितताएं। ठीक, कितने टाइप की? 4 टाइप की। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। इन चारों को फिर से हम क्या करेंगे? 2 श्रेणी में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे प्राइमरी टेक्सचर और एक को बोलेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी टेक्सचर में क्या होगी? एकदम ऐसे ऐसे। लैम्डा क्या होगा? लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य छोटा। ठीक, और यहाँ क्या होगा? लैम्डा क्या होगा? बड़ा। ठीक, इसकी वजह से होगी वाइब्रेशन की वजह से। जनरली ये किसी भी छोटे मशीनिंग कंपोनेंट की वजह से हो सकती है। क्लियर हो गया? तो इसका जवाब क्या होगा आपका? सेकेंडरी टेक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन हाउ मैनी कैटेगरीज ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज कैन बी क्लासिफाइड? हमने आपको अभी बताया कितनी कैटेगरी में करते हैं हम लोग? 4 कैटेगरी में, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर विच ग्रुप डज थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटीज फॉल्स?
थर्ड ऑर्डर इन्वर्टिज किस में फॉल्स होंगी? थर्ड ऑर्डर इन्वर्टिज किस में फॉल्स होंगी? थर्ड ऑर्डर इन्वर्टिज कौन सी थी? देखो दो ग्रुप बनाए हमने, फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप मान लो, या प्राइमरी ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप मान लो, प्राइमरी टेक्सचर या सेकेंडरी टेक्सचर। ठीक, तो किस में होंगी? ये सेकेंडरी टेक्सचर या सेकेंड ग्रुप में। कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, बी या डी में से। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेक्सचर इन केस ऑफ फिनिश प्रोसेस? सरफेस फिनिश प्रोसेस में जो टेक्सचर होता है ना, उसके लिए इनमें से कौन सा ट्रू है? ठीक, ट्रू मतलब सत्य है। ये जो वचन दिए हुए ना, इनमें से कौन सा सत्य वचन है? इसके लिए, सरफेस के टेक्सचर के लिए। ठीक, अब जो सरफेस टेक्सचर होगा वो क्या होगा? टेक्सचर हमेशा इरेगुलर और नॉन डायरेक्शनल होता है। कोई जरूरी नहीं कि वो रेगुलर हो, कैसा भी हो सकता है। ठीक, फिनिशिंग में टेक्सचर इरेगुलर और नॉन डायरेक्शनल। ठीक, बाकी मटेरियल प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है, प्रोसेस के हिसाब से होगा किस प्रोसेस में कैसा है। इन्होंने कोई प्रोसेस नहीं डिफाइन किया, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? टेक्सचर क्या होता है? हमेशा इरेगुलर और नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू इफ हिल्स एंड वैली ऑन एनी सरफेस आर वेरी क्लोज? अगर वेरी क्लोज है तो क्या है? अभी हमने बताया था वेवलेंथ क्या होगी? स्मॉल। क्या होगी वेवलेंथ? वेवलेंथ स्मॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट एंड सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग टूल। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग टूल से जो सरफेस बन रही है, वो सरफेस कैसे? स्ट्रेट एंड सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। अब देखो, ग्राइंडिंग जब करोगे ना आप, क्या होगा? ऐसा कोई टूल होगा आपका। ठीक, आप यहाँ से ग्राइंडर लगाएंगे, ऐसे 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 ग्राइंडिंग करते हुए जाएगा। ठीक, ग्राइंडिंग करते हुए जाएगा। अब कहाँ पर कितनी है नहीं पता, लेकिन ये क्या हो रही है? ये डायरेक्शन बन रही ना, इसी तरीके से। तो इरेगुलर स्पेस्ड बट डायरेक्शनल रफनेस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफाइंग सरफेस रफनेस? अब सरफेस रफनेस के लिए हमने कौन कौन से पैरामीटर बताए? देखो क्या हुआ सरफेस रफनेस के लिए? हाइट सबसे पहले, इसकी यहाँ सरफेस रफनेस के लिए हाइट और डेप्थ, वो दोनों हाइट ही हो गए। ये कितनी नज़दीक नज़दीक हैं, दूर दूर, उसके लिए स्पेसिंग हो गया। और किस टाइप से बन रही है? फॉर्म। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या तीनों पैरामीटर इंपॉर्टेंट है? कौन कौन से? हाइट है, वैली टू हिल की क्या हाइट है, उनके बीच की क्या स्पेसिंग है, तो हम लोग एक बहुत अच्छे नाम से बोलते हैं, आगे क्वेश्चन है, आगे डिस्कस करते हैं। और किस टाइप से बन रही है, टाइप किस पे डिपेंड करेगा, किस टाइप से आप लोग मशीनिंग कर रहे हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल सरफेस? ठीक, तो ज्योमेट्रिकल सरफेस क्या है? ये इंडियन स्टैंडर्ड जो है ना, वहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन है, तो इसके लिए इसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो आपको सीधे सीधे जैसे लिखा हुआ ना, वैसे ही याद कर लेना है। ज्योमेट्रिकल सरफेस क्या होती है? सरफेस प्रिस्क्राइब्ड बाय डिजाइन विदाउट एनी एरर ऑफ फॉर्म और सरफेस रफनेस। इस सरफेस पे कोई भी, मतलब एकदम प्रॉपरली सरफेस फिनिश हो, कोई भी रफनेस नहीं हो, उसमें कोई एरर नहीं हो, फॉर्म जैसा भी हो ना, वो एकदम प्रॉपरली डिफाइन हो, इस टाइप की सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल सरफेस। जियोमेट्रिकल सरफेस को हम इंडियन स्टैंडर्ड्स में डिफाइन कर रखे हैं इसी तरीके से। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंडर विच कैटेगरी डज द स्क्रैचेज फॉल्स? स्क्रैचेज क्या होंगे? रेगुलर रहेंगे या कहीं कहीं पे आएंगे? कहीं कहीं पे आएंगे। हमने क्या बताया था? जो चीज़ कहीं कहीं पे आए वो क्या होगी? फॉल्स, फ्लॉज। और जो एकदम रेगुलर रहेगी वो क्या होगी? लेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लॉज इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था, जैसे ये क्या है? ये लेज है, इन लेज के बीच में कोई एक ऐसा आ गया क्रैक, तो हम लोग बोलते हैं, देखो ये क्या है? ये लेज है, और ये क्या है? ये फ्लॉज है। ठीक, जो अचानक आएगा वो फ्लॉ, और जो
कॉन्टिन्यूस रहेगा वो लेज। तो ऑप्शन क्या सही है आपका? फ्लॉज। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट सैम्पलिंग लेंथ। ठीक, अभी हमने बताया था ना एक क्वेश्चन आगे आएगा, सैम्पलिंग लेंथ क्या है, सैम्पलिंग लेंथ क्या है। ठीक, प्रोफाइल नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ सरफेस रफनेस पैरामीटर, इन तीनों पैरामीटर को इवोल्यूट करने के लिए, इवोल्यूट मतलब जांचने के लिए जितनी लेंथ नेसेसरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग लेंथ। सैंपल करने के लिए जितनी लेंथ चाहिए होती है, जैसे ये है, ये पूरी सरफेस है, ये पूरी फैली हुई है। अब इतना पूरा तो आपको नहीं चाहिए ना, आपको सरफेस रफनेस मेजर करने के लिए आप इतनी ले लिए, इसमें क्या पता चल जाएगा? फॉर्म भी क्या है, स्पेसिंग क्या है, और इसके बीच की लेंथ क्या है, तीनों पैरामीटर पता चल जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग? सैम्पलिंग लेंथ। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 10 पॉइंट हाइट मेथड। अब क्या है ना, सरफेस रफनेस को मेजर करने के लिए कुछ मेथड हैं, उन्हीं में एक है 10 पॉइंट हाइट मेथड। क्या करते हैं इसमें, ये सरफेस लिया, यहाँ से ऐसे लेते हैं। ठीक, अब लगातार 5 हिल्स, 1 2 3 4 और 5 वैली। ठीक, ये 10 पॉइंट हो गए, इनके बीच सैम्पलिंग कर लेते हैं, इनको सैम्पलिंग लेंथ मान के अपना सारा काम निकाल लेते हैं। इनके बीच की जो एवरेज हाइट होगी ना, यहाँ से यहाँ, 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 ये हाइट लेंगे पूरी, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, जितना भी आएगी ना उसको हम बोलेंगे क्या है, ये सरफेस रफनेस है। ठीक है, तो क्या हुआ, इट इज द एवरेज सम ऑफ 5 हाइट पॉइंट एंड 5 डीपेस्ट वैली मेजर्ड विद इन द सैम्पलिंग लेंथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टॉमलिंसन सरफेस मीटर। टॉमलिंसन सरफेस मीटर है कि क्या है, ये एक टॉमलिंसन क्या थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सरफेस मीटर को बनाया था। ठीक, तो किसने बनाया था टॉमलिंसन सरफेस मीटर, आपको क्या बताना है, टॉमलिंसन ने। ठीक, क्या है ये एक मैकेनिकल कम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिकल कम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, किसके काम आता है, सरफेस रफनेस को मेजर करने के काम आता है। ठीक, सरफेस रफनेस को मेजर करने के काम आता है ये टॉमलिंसन सरफेस मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ क्वांटिफाइंग सरफेस रफनेस। इनमें से सरफेस रफनेस का एक स्टैंडर्ड मेथड कौन सा नहीं है। ठीक, सरफेस रफनेस को मेजर करने का कौन सा मेथड नहीं है, इज नॉट ए मेथड। देखो, आरएमएस है, एवरेज रफनेस है, फ्लैटनेस टॉलरेंस है, ये जो रेटिंग मेथड ऑन एनी आर्बिट्रेटरी स्केल है ना, ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, इसको बस ऐसे तुक्का लगा के बता देते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, इसलिए जो राइट आंसर है वो क्या है, डी इज द राइट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सरफेस रफनेस। देखो, हाथ लगा के देख लो, विजुअल करके देख लो, स्ट्रेच इंस्पेक्शन से देख लो, सबसे अच्छा इनमें किस में दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन करने से ही आपको सरफेस रफनेस बहुत अच्छे से पता चल पाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच ए स्टाइलस इंस्ट्रूमेंट कैन बी मैग्नीफाइड टू प्लॉट अ फाइन माइन्यूट इरेगुलरिटीज। अब ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, स्टाइलस इंस्ट्रूमेंट, ये क्या करता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बता सकता है सरफेस रफनेस को। अब जैसे आप हाथ से देखें या छू के देखें ना, आपको बहुत अच्छा नहीं दिखा, लेकिन आप क्या करें, स्टाइलस लगा के देखेंगे तो आपको ये 5000 गुना तक आगे बढ़ा के भी बता देता है। ठीक, कि कितनी ज़्यादा सरफेस रफनेस है इसकी, तो इसका कितना होता है, 5000 टाइम्स। ठीक, the shape of the hill and valley is the best studied in a cross sectional normal to the surface using a stylus instrument which plot a graph in which even a minute irregularities are magnified up to 50,000 टाइम्स। ठीक, छोटी सी छोटी चीज को ये 50 से 300 गुने तक मैग्नीफाइड करके आसानी से दिखा देता है। ठीक, ये था आपका चैप्टर नंबर 3 का
सारे कॉन्सेप्ट लगभग उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा इनरोल्टीज या अनियमितताएं कितने टाइप की होती हैं, उनको के बाद कितने तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, सरफेस रफनेस को किस तरीके से मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड सैम्पलिंग लेंथ क्या होती है, ठीक, और आपका लेज क्या होता है, फ्लॉज क्या होता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको समझने के बाद वीडियो को लास्ट में देखने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन दबाते रहना है। कल हम चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।